बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत सारणिकों और मैट्रिसेस के बारे में हमने पीछे के भागों में जानकारी प्राप्त की। अब हम सारणिकों और मैट्रिक्स जो हैं आपके, उनके जो अनुप्रयोग हैं वो देखेंगे, किस तरह से समीकरण निकाय को हल करने के काम में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोग की बात करें तो संगत निकाय और असंगत निकाय को हमें समझना होगा कि संगत निकाय क्या होता है, आपका असंगत निकाय क्या होता है। देखिए, निकाय क्या है, आपने 10th क्लास में पहले भी कुछ समीकरणें सॉल्व की होंगी। 10th क्लास से स्टार्ट की थी अपन ने कि जैसे 2x + 3y = 1, 3x + 4y = 5, इस तरह की दो समीकरणों को हल करने के आपके पास 3 तरीके हुआ करते थे। 3 तरीके क्या क्या थे? प्रतिस्थापन विधि, एक समीकरण में से x का मान निकालकर या y का मान निकालकर दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर दें, और फिर आप चरों का मान निकाल लें, तो प्रतिस्थापन विधि कहलाती थी। आप विलोपन विधि की बात करते हैं तो x और y दोनों समीकरणों में x के गुणांक या y के गुणांक समान बना लें किसी राशि से गुणा करके, और उसका विलोपन करके आप y का मान निकाल लें और फिर x का मान निकाल लें, इसको आप विलोपन विधि कहते थे। उसके बाद आप वज्र गुणन विधि की बात करते थे, तो वज्र गुणन विधि से भी आपने इन समीकरणों को सोल्व किया। अब हम मैट्रिक्स विधि अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि मैट्रिक्स में A इनवर्स प्राप्त करके इन समीकरणों के मान कैसे निकाले जा सकते हैं, मतलब इन चरों के मान कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, x और y। ये तो 2 चरों की समीकरण है, 3 चरों की समीकरण भी हो सकती हैं x y z में, तो वहाँ पर 3 समीकरण आपको मिलेंगी। वहाँ पर भी हम A इनवर्स फाइंड आउट करेंगे किसी मैट्रिक्स को A लेकर, तो ये समीकरण निकाय बोला जाता है। 2 चर में 2 समीकरण, ये एक समीकरण निकाय हो गया। 3 चरों की 3 समीकरण मिल जाएंगी x y z में आपको, वो भी एक समीकरण निकाय होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने परिभाषित किया था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो लाइनें, जो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी और अद्वितीय हल प्राप्त होगा, यानी कि हल निकलेगा। आपने फिर देखा था कि a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं निकलेगा। मतलब 2 चरों वाली के बारे में अपन बात पहले कर चुके हैं। अब मैट्रिक्स विधि में संगत निकाय, संगत निकाय का मतलब होता है जो निकाय आपको समीकरणों का सिस्टम दे रखा है, सिस्टम मतलब निकाय, इसके जो हल प्राप्त हों तो हम उस निकाय को संगत कह देते हैं। अब अद्वितीय हल भी प्राप्त हो सकता है या अनंत हल भी परिभाषित हो सकते हैं। अब अनंत हल परिभाषित हो या एक हल परिभाषित हो, आपका हल तो प्राप्त हुआ, और हल प्राप्त हुआ तो निकाय को क्या कहा जाएगा? संगत। अच्छा, समांतर रेखाओं वाला केस ले लेते हैं। समांतर रेखाओं वाले केस में कभी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, प्रतिच्छेदन नहीं करेंगी, तो फिर कोई हल प्राप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति को असंगत निकाय कहते हैं। अगर ऐसी आपकी समीकरण उपलब्ध हो जिनका कि कोई हल प्राप्त न हो, तो निकाय को क्या कहलाएगा? आपका निकाय असंगत कहलाएगा। तो ये समीकरण निकाय समझा आपने, और संगत और असंगत किस किस स्थिति में होते हैं ये समझा। तो देखिए, निकाय संगत कहलाता है यदि इसके हल एक या अधिक कितने भी हो सकते हैं का अस्तित्व होता है, ये परिभाषित हो जाए। दूसरी बात, निकाय असंगत कहलाता है यदि इसके किसी भी हल का अस्तित्व नहीं होता, यानी कि 2 रेखाएं अगर समांतर हो जाएंगी तो कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो x y के ऐसे मान प्राप्त करने मुश्किल हो जाएंगे जो दोनों को संतुष्ट करें। ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? असंगत निकाय की स्थिति में आती है। अब निकाय के बारे में बात की है, आगे बात करते हैं कि आव्यूह के व्युत्क्रम से रेखिक समीकरणों को हल कैसे किया जा सकता है। देखिएगा, निकाय का हल कैसे प्राप्त करेंगे। मान लीजिए एक समीकरण दी हुई है a1x + b1y + c1z = d1, इस तरह की। दूसरी समीकरण है a2x + b2y + c2z = d2, a3x + b3y + c3z = d3। देखिए, ये एक तरह का क्या हो गया? निकाय हो गया। किसका निकाय? समीकरणों का निकाय, समीकरणों का सिस्टम हो गया, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अच्छा, इस निकाय का हल हमें प्राप्त करना है। हल प्राप्त करने से तात्पर्य क्या है? x, y और z के मान प्राप्त करने। कैसे करें? देखिए, इसमें से x, y और z के गुणांकों से मैं 3x3 का मैट्रिक्स इसके अंदर देख पा रहा हूँ। क्या क्या है वो? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये 3x3 का वर्ग मैट्रिक्स आपके सामने उपस्थित है। अच्छा, एक्स वाई जेड से मैं एक स्तंभ मैट्रिक्स बना दूं
तो ये भी एक मैट्रिक्स मिल जाएगा। और अचर जो पद हैं D1 D2 D3, इसका भी एक स्तंभ मैट्रिक्स बना दूं तो इस तरह से मैं इसके अंदर से 3 मैट्रिक्स निकाल सकता हूं। एक तो एक्स वाई जेड के गुणांकों का मैट्रिक्स, एक एक्स वाई जेड का आपका स्तंभ मैट्रिक्स, और एक आपका सामने क्या है, अचरों का मैट्रिक्स। देखिए किस तरह से अपन इन पर विचार कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स नाम दे दिया मैंने, एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक, जेड का गुणांक, पहली समीकरण का, एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक, जेड का गुणांक, कौन सी में, दूसरी समीकरण में, और तीसरे समीकरण में एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक, जेड का गुणांक, 3/3 का मैट्रिक्स प्राप्त हो गया। और आपने एक्स ले लिया, आपके चर राशियां जो थी उनका स्तंभ मैट्रिक्स एक्स वाई जेड लिख दिए। देखिए जब मैं ए और एक्स को गुणा करता हूं, ए और एक्स को गुणा करता हूं बच्चों, तो ए एक्स गुणा करने के बाद कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए क्या होगा, जब गुणा होगा ए का एक्स के साथ, तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ से गुणा होगी। तो देखिए a1x b1y c1z इनका योग होगा, तो पहला अवयव बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z। दूसरा अवयव क्या बनेगा, नीचे में देखिएगा, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करोगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2z, और इसी तरह a3x प्लस b3y प्लस c3z। ये एक स्तंभ मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। और बराबर में क्या दे दूं, मैं b दे दूं, और बराबर में b लिख दूं, तो b का मतलब क्या है, अचर d1 d2 d3 जो सामने लिखे हुए थे। अब दोनों स्तंभ मैट्रिक्स बराबर होंगे तो आपको यही समीकरण प्राप्त हो जाएंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। तो मैं इनको इस तरह से इन समीकरणों को व्यवस्थित कर सकता हूं। कैसे, a इंटू एक्स इक्वल टू b। आपने अचरों का क्या बना दिया, मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स, आपने चरों का क्या बना दिया, स्तंभ मैट्रिक्स, और एक्स वाई जेड के गुणांकों का एक मैट्रिक्स निकाल दिया जिसको आपने बोल दिया ए। अब आगे बात करते हैं कि देखिए ये आपका ए हो गया, ये आपका एक्स हो गया, और ये आपका बी मैट्रिक्स हो गया। आप कुछ और भी नाम दे सकते हैं, जनरली ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में हम इसको देखते हैं। गुणा करेंगे तो वही समीकरण आपको मिल जाने वाले हैं। इस प्रकार ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में आपने इनको व्यक्त कर दिया। अब देखिए आपको निकालना है एक्स वाई जेड का मान, तो आपको एक्स की स्थिति क्लियर करनी है कि एक्स कितना होगा। देखिए आगे बात करते हैं, ए एक्स इक्वल टू बी से आपने व्यक्त किया था, आपने दोनों तरफ ए इनवर्स का ऑपरेशन करा दिया। समान ऑपरेशन करवाने से इस इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट साइड से ए इनवर्स का लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, और लेफ्ट साइड से ए इनवर्स को आपने राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स इंटू ए एक्स हो गया, और ए इनवर्स इंटू ही बी हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। आप जानते हैं ए इनवर्स इंटू ए, साचर्यता के नियम से ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा, और एक्स अलग से गुणा हम कर देंगे, और यहां पर हम कहेंगे ए इनवर्स इक्वल टू बी। ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई होगा तो आप जानते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। क्यों, ए इनवर्स ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स है, और कोई भी मैट्रिक्स अपने प्रतिलोम मैट्रिक्स से जब मल्टीप्लिकेशन लेता है तो क्या दे देता है, आइडेंटिटी दे देता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई आ जाएगा। और आप जानते हैं कि आई एक्स एक मैट्रिक्स है और आई भी एक मैट्रिक्स है, और आई कौन सा, तत्समक आपका आव्यूह है यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स गुणन के दौरान किसी मैट्रिक्स पे कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, मतलब उसी मैट्रिक्स को दे देता है। तो आई इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स, और राइट साइड में आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। तो आप देख पाए, आप इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं तो आपको पता मिलता है एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी लिखा जा सकता है। तो बात आई, हमारे पास ए तो उपलब्ध था क्योंकि हम समीकरण से निकाल लेंगे इसको, लेकिन ए इनवर्स हमें फाइंड करना होगा, जो कि पीछे के भागों में आपने विधियां सीखी हैं, उसमें उस विधि से हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे और बी से गुणा करेंगे, और बी से गुणा करके इसको एक्स के बराबर रखेंगे तो एक्स वाई जेड के मान प्राप्त हमें हो जाएंगे। आगे बात जरा कर लेते हैं थोड़ी सी कि यह आव्यूह समीकरण दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्रदान करता है। बिल्कुल अद्वितीय, ये जो आपका समीकरण है ये अद्वितीय हल प्रदान करता है। क्यों करता है, क्योंकि किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स जो है हमेशा अद्वितीय होता है बच्चों। मतलब एक से ए का
इन्वर्स जो मिलेगा, मतलब प्रतिलोम मैट्रिक्स मिलेगा, ए इन्वर्स के अलावा कोई नहीं हो सकता और दूसरा। इसका मतलब अद्वितीयता इसके अंदर होती है, और अद्वितीयता अंदर होती है तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी भी अद्वितीय रूप से एक्स वाई जेड के मान दे देगा। तो यहाँ पर यही बात आपको कही गई है नोट में, क्योंकि एक आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, समीकरणों के निकाय के हल करने की यह विधि आव्यूह विधि कहलाती है। तो अद्वितीय हल आपको एक्स वाई जेड के यहाँ से मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं, अगर अद्वितीय है मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कई बार ए का सारणिक का मान 0 हो जाता है, ए के सारणिक का मान 0 हो जाता है तो आप पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ऐसा जो मैट्रिक्स ए होता है वो अव्युत्क्रमणीय होता है, मतलब उसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस स्थिति में क्या होगा, निकाय संगत या असंगत कहलाएगा। हम इसकी बात आगे करते हैं। देखिए निकाय संगत क्या होगा, जब ए का सारणिक का मान 0 न हो, ये स्थिति बने तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, और अद्वितीय हल प्राप्त होंगे तो हम कहेंगे कि निकाय कैसा है, आपका संगत है, क्योंकि जिसके अद्वितीय हल या एक से अधिक हल प्राप्त हो ऐसा निकाय संगत कहलाता है। तो उस स्थिति में संगत कहलाना चाहिए। आगे बात करते हैं, अगर ए के सारणिक का मान 0 हो जाए तो आपका ए व्युत्क्रमणीय नहीं होगा। उस स्थिति में हमारे पास दो केस निकल कर आते हैं। हम आगे लेते हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी का मान निकालते हैं, यानी कि हम ए का एडजॉइंट निकाल लेते हैं और उसको गुणा करते हैं बी से। अगर ये एडजॉइंट ए इंटू बी ज्ञात करने के बाद ये 0 न हो, अगर ये 0 न हो तो फिर हम कह देते हैं कि निकाय असंगत है और कोई हल विद्यमान नहीं है निकाय का। परंतु यदि एडजॉइंट, दूसरा केस कि एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 हो जाए, उस स्थिति में हम निकाय के बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो आगे चलकर संगत भी हो सकता है और असंगत भी हो सकता है। यानी कि आप यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें आपको क्लियर करने वाली हैं। आपके कोर्स में इतना ही आपको दिया जाएगा कि या तो ए के सारणिक का मान 0 नहीं होगा तो निकाय निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, आपका संगत हो जाएगा, एक केस यानी कि अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके कोर्स में जैसी व्यवस्था है उसके हिसाब से आपको यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि आप एडजॉइंट ए निकालोगे और गुणा बी से करोगे तो आपका मान 0 0 नहीं आएगा। उस स्थिति में बच्चे तुरंत कह देंगे कि आपका जो दिया हुआ निकाय है वो असंगत है, यानी कि कोई हल विद्यमान नहीं है। ये तीसरे केस की बच्चों को कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी बच्चों। तो इस तरह से हम बात कर लेते हैं, कुछ उदाहरण लेंगे। देखिएगा ये उदाहरण नंबर 27 देखिए आपका, इससे अपने को एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं और कौन सी विधि से, आपकी मैट्रिक्स विधि से मान निकालने। देखिए सबसे पहले मैं इसमें से, जैसे कि आपने पीछे निकाय में से ए एक्स और बी मैट्रिक्स निकाला था, तो मैं भी यहाँ मान लेता हूँ, माना ए मैट्रिक्स मानता हूँ। ए मैट्रिक्स किसको मानेंगे आप, यानी कि आप 2 5 3 2, यानी कि x और y के गुणांकों से जो बना मैट्रिक्स है उसको क्या मान देंगे, a मान लेंगे। ठीक है, दूसरा क्या मानते हैं आप, x मैट्रिक्स मानेंगे। x क्या है, आपके जो चर राशियां हैं उनसे बना स्तंभ मैट्रिक्स, यानी कि x और y आपकी चर राशियां होगी बच्चों। उसके बाद आप मान लेंगे अगला बी मैट्रिक्स, ये भी एक स्तंभ मैट्रिक्स होगा, लेकिन किन अचर पद जो आपके हैं, देखिए कौन है अचर पद, 1 और 7, तो सामने लिखे हुए हैं 1 और 7, उनसे एक मैट्रिक्स बना दिया जिसको मैंने बी मान लिया। अब मुझे एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है बच्चों। देखिए कैसे करेंगे, अभी अभी आपने समीकरण लिखी कि a इंटू एक्स इक्वल टू बी के रूप में इस समीकरण निकाय को प्रदर्शित किया जा सकता है, और इस समीकरण निकाय को प्रदर्शित किया जा सकता है तो आपने पीछे देखा था दोनों तरफ ए इनवर्स का ऑपरेशन करा के हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि x की वैल्यू जो है ए इनवर्स इंटू बी लिखी जा सकती है। तो हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं और बी मैट्रिक्स से उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपको x मिल जाएगा, और x में कौन रखे हुए हैं, x y, उनके मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले ए का क्या निकालना पड़ेगा, सारणिक लेना होगा। ए का सारणिक कैसे लेंगे, देखिएगा 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस 5 इंटू 3 कितना 15, आपके पास वैल्यू कितनी आई बच्चों, माइनस का 11 आई। माइनस का 11 आई जो नॉट इक्वल टू 0 है, तो आपने क्या कहा, ए के सारणिक का मान 0 नहीं है, इसका मतलब सीधा है अद्वितीय हल प्राप्त होंगे।
अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, इसका मतलब निकाय भी आपका कैसा है, संगत। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि दिया हुआ जो समीकरण निकाय है वो क्या संगत है, क्योंकि अद्वितीय हल प्राप्त हो रहे हैं। हल प्राप्त होने का अर्थ ही क्या हो जाता है, निकाय का संगत हो जाना। आगे बात करते हैं, ये तो निकाय की संगत और असंगत की बात यहाँ पर हो रही है। आगे ए इनवर्स अपने को फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो हम सहखंडों से बना मैट्रिक्स लेंगे और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, जैसा कि हमने पीछे सीखा है। सहखंड कैसे बनाएंगे, देखिए 2 का सहखंड 2 की जगह लिखेंगे, तो 2 का पंक्ति और स्तंभ छोड़ने से 2 मिला, तो ये क्या बना, उपसारणिक, और उपसारणिक की क्या हो जाएगा, आपका सहखंड हो जाएगा, क्योंकि सम स्थिति है यहाँ पर पंक्ति पहली है, स्तंभ दूसरा है, पंक्ति और स्तंभ का योग क्या है, विषम है। विषम स्थिति में उपसारणिक का चिन्ह परिवर्तित करने से सहखंड प्राप्त हो जाता है, ये बच्चे जानते हैं। देखिए 5 का अपन सहखंड निकालेंगे तो पहले उपसारणिक देखेंगे, पंक्ति और स्तंभ छोड़ने से 3 मिला और 3 का चिन्ह परिवर्तित कर दिया तो ये बन गया आपका सहखंड उपसारणिक का। आगे 3 की बात करें, विषम स्थिति है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 + 1 = 3, तो यहाँ पर उपसारणिक कितना बना, देखिए स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने से 5 मिला, 5 उपसारणिक बना और चिन्ह परिवर्तित कर दिया विषम स्थिति में तो सहखंड बन गया। अब 2 की बात करें तो देखिए ये आपने पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, 2 आपको मिलता है, 2 का 2 ही आपका क्या हो जाएगा, सहखंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बात करेंगे ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या कर देंगे, पहली पंक्ति को क्या बना देंगे, स्तंभ, तो ये 2, ये -3, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे -5, ये 2। देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ किताबें यहाँ पर आपकी बुक डैश भी लगा देती है, तो एक ही बात है, आप ट्रांसपोज बोल दो इसको या डैश लगा दो या टी लिख दो, एक ही बात होती है, पंक्तियों को स्तंभों में बदलना, यानी कि परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त करना। ठीक है, एडजॉइंट ए निकाल दिया। ए इनवर्स की बात करें तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपने ए का सारणिक निकाला हुआ है, 1/-11 इसका मान है, और एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है, कितनी है, 2 -5 -3 एंड 2, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया है। ठीक है, बात करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x की वैल्यू, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आपने पहले ही बता रखा है, a इनवर्स इंटू बी होता है। a इनवर्स का वैल्यू देखिए 1/-11 ये इंटू आपका है 2 -5 -3 एंड 2, ये आपका मैट्रिक्स है यहाँ पे, और इस मैट्रिक्स से गुणा कर दे रहा हूँ किसको, b को। b एक स्तंभ मैट्रिक्स है जो कितना है, आपको ऊपर दिया गया है 1 7, तो आप कहेंगे इसको 1 और 7। ठीक है, ये आ गया। चलिए गुणा करते हैं, x इक्वल टू कितना प्राप्त होता है, 1/-11, ये नीचे में लिखा हुआ है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो एक ही है, 2 × 1, देखिए 2 × 1, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 आएगा, और -5 को 7 से गुणा करेंगे -35 आ जाएगा, तो ये वैल्यू यहाँ पर पहली पंक्ति पहले स्तंभ को गुणन करने से प्राप्त हुई। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -3 1 से गुणा होगा -3 आ जाएगा बच्चों का, और 2 का 7 से गुणन होगा तो प्लस का कितना आ जाएगा, 14 बच्चों। थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करें तो -1/11 और किसका, माइनस का, और आपका क्या आ जाएगा मैट्रिक्स के अंदर 2 और -35, तो यहाँ -33 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 11 हो जाएगा बच्चों। अगर मैं -1/11 से अंदर गुणा करता हूँ तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है यहाँ पर 3 मिल जाएगा, और बच्चों को यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 1, वो भी माइनस का। तो आप देखते हैं बच्चों x की वैल्यू, अब बात करें x क्या है, एक मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, इम्प्लाइज दैट का साइन हम इस तरह से लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा x क्या है, एक मैट्रिक्स, कौन सा, स्तंभ मैट्रिक्स। किससे बना हुआ, चर राशियों से। चर राशियाँ समीकरण निकाय में कौन कौन सी थी, x और y से बना हुआ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स। बराबर भी आपको क्या मिला, एक स्तंभ मैट्रिक्स, क्या, 3 और -1 प्राप्त होता है। ये बात क्या इंप्लाइज करती है, दो मैट्रिक्स बराबर है, दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो सीधी सी बात है संगत अवयव बराबर होंगे, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों के पास, 3 आ जाएगी, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, x का मान और y का मान, जो कि आपको निकालने थे। किस विधि से प्राप्त किया, आपने मैट्रिक्स विधि से इसको सॉर्ट आउट कर लिया।
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अगला उदाहरण, एक 3/3 का मतलब एक्स वाई जेड का मान हम निकालना चाहेंगे, उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं नया। निम्नलिखित उदाहरण नंबर 28, निम्नलिखित समीकरण निकाय। समीकरण निकाय मतलब आपको बता दिया है एक्स वाई जेड में या एक्स वाई में जो समीकरणें दी गई होती हैं उनको संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, निकाय बोलते हैं। आव्यूह विधि से हल कीजिए, यानी आव्यूह विधि का मतलब आपकी मैट्रिक्स विधि जो अभी आपने अप्लाई की थी। एक्स इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी। ठीक, तो सबसे पहले माना ए मैट्रिक्स मानते हैं। माना ए बराबर एक मैट्रिक्स ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, देखिए एक्स वाई जेड के गुणांक से बना मैट्रिक्स 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 एंड 2। देखिए पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, इन तीनों समीकरणों में एक्स वाई जेड के जो गुणांक थे मैंने इस मैट्रिक्स में लिख दिए और ये बना लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स मैट्रिक्स एक स्तंभ मैट्रिक्स होगा जो किससे बनेगा, आपके चर राशियों से बनेगा। उसके बाद बी का मतलब हम क्या लेते हैं, बी का मतलब हमने लिया था अचरों का मैट्रिक्स। अचर राशियां क्या क्या है, 8 1 4, यहाँ से 8 1 और 4, इस तरह से बना मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। फिर हमें सबसे पहले बात करनी होगी, हम ए का सारणिक निकालेंगे। देखिएगा ए के सारणिक का मान, अब प्रसरण करेंगे। प्रसरण या फिर लघु विधि अप्लाई कर सकते हैं। मैं लघु विधि से करना चाहूँ तो देखिएगा लघु विधि से अप्लाई करेंगे तो देखिए 3 × 1 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों का, 6 हो जाएगा। -2 × -1 × 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 × 3 × 2 माइनस का है तो -18 आ जाएगा आपके पास, यहाँ से माइनस का साइन लगेगा। 4 × 1 × 3 आपके पास 12 आ जाने वाला है। उसके बाद देखिएगा -3 × -1 +3 × 3 आपका कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा बच्चों। 2 × 2 × -2 कितना हो जाएगा आपका, -8 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 18 से कैंसिल आउट होके कितना बना आपका, -10 और 6 से कैंसिल आउट होके बना -4। यहाँ पर देखिएगा 8 और 9 कैंसिल आउट होके 1 और 12 कितना बना आपका, 13 और -13 इक्वल टू -17 आ जाता है, जो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना आया, -17 आया, जो 0 के बराबर नहीं है। तो निकाय कैसा होगा, अद्वितीय हल रखता है, यानी एक्स वाई जेड के एक एक हल विद्यमान होंगे। और अद्वितीय हल रखता है, कोई भी चाहे एक एक हल रखो चाहे अनंत हल रखो, हम क्या कहते हैं ऐसी स्थिति को, निकाय कैसा होगा बच्चों का, निकाय जो गिवन निकाय है आपका, ये सिस्टम जो है इक्वेशंस का, ये क्या होगा, ये संगत कहलाएगा। ठीक है, ये संगत कहलाएगा। अब बात करते हैं कि एक्स वाई जेड के मान निकालने की, अद्वितीयता के रूप में आपको प्राप्त होने वाले हैं, तो ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव का क्या ले लेंगे, सेकंड। देखिए प्रत्येक अवयव का सेकंड ले तो यहाँ से मैं करूँ A11 की बात, यानी कि पहली पंक्ति पहले स्तंभ का सेकंड। देखिए मैंने ये छोड़ा, ये आपका पंक्ति छोड़ दी, बचा 1 2 1 -1 -3 2। सॉल्व करता हूँ, 2 1 जा 2 और -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3, तो 2 - 3 इज -1, ये -1 जो उपसारणिक बना वही सेकंड बन गया आपका। आप डायरेक्ट भी निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं या अलग अलग लिख सकते हैं। A12 की वैल्यू देखिए, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के सेकंड की वैल्यू कितनी आएगी। देखिए इस अवयव के लिए आपने स्तंभ को छोड़ दिया है, पंक्ति को छोड़ दिया है। 2 से 2 को करोगे 4 और 4 को -1 से करोगे तो कितना आ जाएगा, -4, और 4 -4 क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह परिवर्तित होगा, उपसारणिक 8 आया तो -8 आपका क्या आ गया, आपका सेकंड बन गया। आगे सम स्थिति देखिएगा, ए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये कैसी स्थिति है, सम स्थिति। इसमें उपसारणिक और सेकंड बराबर होंगे, यानी कि चिन्ह परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं होगी। उपसारणिक निकालते हैं, 3 के स्तंभ को छोड़ा, 3 की पंक्ति को छोड़ा, 2 को -3 से गुणा किया -6, 4 को 1 से किया 4, -6 - 4 कितना बना, -10, और -10 ही क्या हो गया बच्चों का, सेकंड हो गया। आगे बात करें तो यहाँ पर ए दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ की बात कर लेता हूँ।
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये सबसे पहले उपसारणिक स्थिति कैसी है 2 + 1 विषम, यानी कि जो भी उपसारणिक मिलेगा चिन्ह परिवर्तित करके हम क्या कर देंगे, उसका सेकंड निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर पंक्ति छोड़ देता हूँ, यहाँ पर स्तंभ छोड़ देता हूँ। -2 × 2 -4, -3 × 3 कितना हो गया आपका -9, -9 के आगे माइनस लगेगा तो ये +9 हो जाएगा, और ये -4, तो -4 और +9 कैंसिल आउट होके +5 बचेगा। +5 आया उपसारणिक, तो -5 क्या आया आपका सेकंड। आपने चिन्ह परिवर्तित करके सेकंड निकाल दिया। आगे बात करते हैं A22 की समस्थिति है, जितना उपसारणिक उतना सेकंड। देखिए 1 की बात करते हैं। अवयव दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कौन बना, ये 1 बना। आपने स्तंभ छोड़ा, पंक्ति छोड़ी, 3 को 2 से किया 6, 4 तिया 12, 6 - 12 कितना आया -6, और -6 ही क्या हो गया आपका यहाँ पर सेकंड आ जाता है, क्योंकि सम स्थिति है। ठीक है, अब विषम स्थिति आ जाएगी। एकांतर क्रम में चलते हैं। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करेंगे किसका, उपसारणिक का, और सेकंड निकालेंगे। कैसे, देखिए इस -1 की बात चल रही है। आपने स्तंभ छोड़ा और पंक्ति छोड़ी, 3 को -3 से किया -9, और 4 को -2 से किया कितना आपका -8, तो ये +8 हो जाएगा। ये -9 -1 आपके पास बचने वाला है। -1 आपका उपसारणिक हुआ, लेकिन चिन्ह परिवर्तित करने के बाद 1 आपका क्या बन गया, सेकंड बन गया। आगे देखिए तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ का सेकंड, यानी कि इस 4 का सेकंड। उपसारणिक लेंगे, उपसारणिक के लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ने से ये तो कितने हो जाएंगे, -2 × -1 कितना हो जाएगा आपका 2, और ये आपस में गुणा होके हो जाएंगे 3। 2 - 3 कितना आया -1। स्थिति कैसी है, सम, तो -1 ही क्या हो गया, सेकंड हो गया। आगे बात करें, विषम स्थिति पैदा होगी। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यहाँ पर आपको चिन्ह परिवर्तित करना होगा। तो देखिए -3 की पंक्ति को छोड़ दिया, स्तंभ को छोड़ दिया, ये -3, यह आपका -6, -3 और -6 कितने हो गए आपके -9, और -9 का चिन्ह परिवर्तित कर 9 आपका क्या आ गया, यहाँ पर सेकंड प्राप्त हो गया। आगे A33 तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का सेकंड। बच्चे ध्यान देंगे, पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, 3 एकम 3, और यहाँ 2 - 2 से किया तो -4, 3 - -4 कितना हो गया आपका +4 हो गया। तो 3 और 4 कितने हो गए 7, और 7 का 7 ही आपका क्या हो गया बच्चों, सेकंड हो गया। इस तरह से आपने ये प्राप्त कर लिए। तो यहाँ से आपने ये निकाले, तो आप एडजॉइंट ऑफ A निकाल देंगे। अब कितना आएगा देखिएगा, एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू सेकंडों से बना मैट्रिक्स -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 और 7 का ट्रांसपोज होगा। ट्रांसपोज करेंगे तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ लिखेंगे, -1 -8 -10, और यहाँ पर -5 -6 1, और यहाँ पर आ जाएगा -1 9 और 7। बड़े ही ध्यान से इस काम को करना है। अगर एक भी कैलकुलेशन में छोटी सी भी मिस्टेक प्लस माइनस की भी हो गई तो पूरे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। आगे बात करें, तो आपका -17 इसका क्या निकला था, सारणिक का मान निकला था। तो आप कहेंगे कि A इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला बनता है 1/A का एडजॉइंट ऑफ A आपका इससे गुणा हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू -1/17 आपका यहाँ बाहर में बन जाएगा और अंदर में -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 एंड 7, ये आपका A इनवर्स मिल गया। X की वैल्यू जैसे कि बच्चे जानते हैं कितनी आती है, A इनवर्स इंटू कितना B होता है। A इनवर्स की वैल्यू आपने निकाल ली -1/17 और गुणा में है मैट्रिक्स -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, ये आपका मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई में आपको बी मैट्रिक्स लेना है। बी मैट्रिक्स अपन ने ऊपर से 8 1 4 से बन रहा है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 8 1 4, 8 1 और 4, ये मैट्रिक्स आपस में गुणा करेंगे और x का मान प्राप्त कर लेंगे बच्चों। x इक्वल टू, देखिए -1/17 बाहर में रहेगा, इनको आपस में गुणा कर देंगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे, -1 8 से गुणा होगा -8
-5 1 से गुणा होगा -5, और -1 4 से गुणा होगा तो -4, ये आया आपका। यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -8 8 से गुणा होगा -64 आ जाएगा, -6 1 से गुणा होगा -6 आ जाएगा, और 9 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा प्लस का। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर -10 8 से गुणा होगा तो -80 आ जाता है आपके पास। यहाँ पर एक जो है 1 से गुणा होगा तो +1 आ जाता है, और 7 4 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 28। इस तरह से आप ये प्राप्त कर लेंगे। आगे बात करें तो -1/17, और आगे मैट्रिक्स जो है वो कितना प्राप्त हुआ, इन वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए -8 -5 -4 कितना हो गया, -17 हो गया आपका। यहाँ -64 है, प्लस का आपका 36 है, कैंसिल आउट होके कितना बचेगा आपका -28, और -6 ऐड होके कितना बन जाएगा -34 बन जाएगा। यहाँ पर 28 है, -80 है, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर -52 +1 -51 आपका बच जाएगा। आगे आप देखें तो x का जो वैल्यू है वो रख देते हैं लेफ्ट साइड में, इम्प्लाइज दैट का साइन जरूर लगाएं समीकरण को दोबारा लिखते हुए। x की वैल्यू है x y z, एक स्तंभ मैट्रिक्स के रूप में है x। सामने जो वैल्यू आई देखिए -17 का भाग देने से कितनी आएगी आपकी, यहाँ पर 1 आ जाएगी, यहाँ पर 2 आ जाएगी, और यहाँ पर 3 आ जाएगी बच्चों। तो फाइनली इम्प्लाइज दैट करके हम x का वैल्यू बता देंगे 1, दूसरा y इक्वल टू आपने फाइंड किया 2, एंड आपने z इक्वल टू फाइंड किया 3। तो इस तरह से बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेंगे। x y z की वैल्यू आपने मैट्रिक्स विधि से इस तरह से निकाल ली बच्चों। एक उदाहरण और लेते हैं। उदाहरण नंबर 19, तीन संख्याओं का योग 6 है। यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। देखिए तीन संख्याओं की बात कर रहा है तो तीनों संख्याओं को हमें मान लेना चाहिए। हल में सबसे पहले माना तीनों संख्याएं क्रमशः x, y, z है। तब प्रश्नानुसार क्या होना चाहिए। देखिए कहा गया है कि पहली लाइन कह रही है तीनों संख्याओं का जो योग है x + y + z = 6। ये पहली बात। दूसरी लाइन देखिए, दूसरी लाइन क्या कहती है देखिएगा, यदि हम तीसरी संख्या को 3 से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें, दूसरी संख्या कौन y में क्या जोड़ दें, तीसरी संख्या को 3 से जो गुणा करके यानी z को 3 से गुणा करके जोड़ दें तो हमें 11 प्राप्त होता है। तो ये एक समीकरण बन गई। आगे पहली और तीसरी को जोड़ने से हमें दूसरी संख्या का दुगना प्राप्त होता है। किस किस को, पहली यानी कि x और तीसरी यानी कि z को जोड़ने से हमें दुगना प्राप्त होता है। कौन सी संख्या का, दूसरी का। दूसरी कौन है आपकी y। तो इस समीकरण निकाय को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखिएगा थोड़ा अच्छे तरीके से। x + y + z = बच्चों का 6 आ गया। देखिए x y z की फॉर्म लेनी है तभी तो गुणांकों का मैट्रिक्स बना पाएंगे। तो यहाँ पर x नहीं है दूसरी समीकरण में तो गुणांक 0 कर x लिख दिया, और +y और +3z = बच्चों का 11 हो गया। आगे बात करें तो x + z, 2y को इधर में ले आऊं लेफ्ट साइड में, तो x - 2y + z = 0। इस तरह से आपको ये निकाय प्राप्त हो जाता है बच्चों समीकरण का। अब माना A मैट्रिक्स की बारी। क्या है, x y z के गुणांकों से बना मैट्रिक्स। क्या क्या होगा, 1 1 1 0 1 3, यहां पर 1 - 2 1, ये मैट्रिक्स हो गया। x को क्या माना, चर राशियों से बना मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स x y z जो आप मानते हैं हर क्वेश्चन में। उसके बाद B मैट्रिक्स क्या, किससे बनाओगे, स्तंभ मैट्रिक्स बनाओगे। अचर पद जो है उनसे 6 11 और 0।
अब क्या करें, ए इनवर्स निकालने की बारी। तो सबसे पहले ए का सारणिक निकालेंगे। आप किसी भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसरण करके निकाल सकते हैं। मैं आपको लघु विधि से निकाल देता हूं। 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो गया आपका 3, और 1 इंटू 0 इंटू -2 इज 0, माइनस यहाँ पर देखिएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1, -2 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों का -6 हो गया। उसके बाद 1 इंटू 0 इंटू 1 कितना हो गया आपका 0 हो गया। आप देखते हैं यहाँ पर 3 मिलता है, यहाँ +6 मिलता है, 9 आ जाता है, नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है। अद्वितीय हल प्राप्त होंगे XYZ के। क्यों? क्योंकि A के लिए A इनवर्स निकलेगा, और A इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, अद्वितीय होता है। इसलिए XYZ के अद्वितीय हल निकालेगा। हल निकालेगा तो निकाय कैसा है, संगत निकाय। बात कर लेते हैं आगे एडजॉइंट ऑफ ए की, डायरेक्ट निकाल देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। पिछले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कैसे निकालना है। देखिए, सहखंडों का मैट्रिक्स लिखूंगा और उसका ट्रांसपोज कर दूंगा, एडजॉइंट आ जाएगा। प्रत्येक अवयव का सहखंड निकालूंगा, पहले उपसारणिक निकालूंगा, सम स्थिति होगी तो उपसारणिक और सहखंड बराबर हो जाएंगे, और विषम स्थिति पे लिखूंगा तो जो उपसारणिक मिलेगा उसका चिन्ह परिवर्तित करके सहखंड लिख दूंगा। ठीक है, इस 1 की सम स्थिति है, स्तंभ और पंक्ति को छोड़ा, 1 गुणा 1 1, यहां पर -6 और माइनस आगे लगेगा प्लस का 6, 6 और 1 कितने हो गए 7, 7 आया तो 7 का 7 ही सहखंड बन गया। आगे विषम स्थिति है, चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा उपसारणिक का। आपने पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, ये 0 और 1 इंटू 3 कितना 3, 0 -3 कितना आया -3, +3 आ जाएगा। चिन्ह परिवर्तित कर दिया, -3 आया था उपसारणिक। समस्थिति है, सहखंड उपसारणिक बराबर होंगे तो चिन्ह परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। ये 0, ये -1 तो -1 ही आ जाएगा बच्चों का। उसके बाद देखिएगा, इस 0 का लिखेंगे, आपने पंक्ति छोड़ दी और ये आपने स्तंभ छोड़ दिया। 1 इंटू 1 1, -2 1 से करेगा -2 और आगे लगेगा माइनस तो प्लस हो जाएगा। 1 + 2 कितना हुआ 3, और 3 हुआ तो यहाँ पर स्थिति विषम होने के कारण ये -3 हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा, सम स्थिति है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, योग कितना सम। देखिए, आपने इसके 1 का निकाल रहे हैं तो ये पंक्ति स्तंभ छोड़ा, 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू 1 1, 1 - 1 0, 0 के चिन्ह को तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है। 3 की बात, यहाँ पर विषम स्थिति है, चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा, पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, -2 -1 -3, -3 का चिन्ह परिवर्तित करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों का 3 आ जाएगा। आगे यहाँ पर कैसी है, समस्थिति है तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है। आपने पंक्ति छोड़ दी, आपने स्तंभ छोड़ दिया, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 - 1 कितना 2, तो यहाँ पर आपका 2 ही क्या आ गया, आपका सहखंड आ गया। आगे यहाँ परिवर्तित होगा चिन्ह, विषम स्थिति है तो देखिए -2 का स्तंभ छोड़ा, पंक्ति छोड़ी, 3 और ये 0, 3 - 0 कितना आया 3 आया, चिन्ह परिवर्तित करके -3 बन गया। और आगे बात करें तो यहाँ पर ये पंक्ति स्तंभ छोड़ने के बाद 1 बना और 1 ही क्या बन गया आपका सहखंड। इसका ट्रांसपोज कर दिया, तो 7 3 -1 और यहाँ -3 0 3 और 2 -3 1 आपको एडजॉइंट ऑफ ए के रूप में मिल गया बच्चों। ए इनवर्स निकाल देना है, कितनी वैल्यू आती है 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ए का सारणिक कितना था 9 आपने निकाला था, 1/9। एडजॉइंट ए की वैल्यू आपके पास उपलब्ध है 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1। ठीक है, आपको x की वैल्यू लेनी है, कितना होता है ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करते ही मिल जाएगी। तो बात कर लेते हैं, ए इनवर्स की वैल्यू है 1/9 और मैट्रिक्स है गुणा में क्या 7 -3 2 3 0 -3 -1 3 1 और मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या था आपका 6 था, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 0 था बच्चों।
तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कितनी आएगी, x इक्वल टू 1/9 बाहर में गुणा कर देते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया तो 7 को 6 से किया तो 42 मिला, -3 को 11 से -33 मिला आपको, 2 को 0 से तो ये 0 मिला। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 को 6 से किया बच्चों को 18 मिला, 0 को 11 से किया क्या मिला, 0 मिला, और -3 को 0 से किया 0 मिला। उसके बाद तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए -1 को 6 से किया -6 मिला, और फिर आपने 3 को 11 से किया तो कितना, प्लस का 33 मिला, और 1 को 0 से किया तो 0 मिला। आगे बात करें, 1/9 बाहर में है, अंदर में कितना हो गया। देखिए 42 में से जब 33 जाएगा तो आपको 9 मिल जाएगा। यहाँ पर 18 है आपका, और यहाँ पर देखिए -6 33 में से जाएगा तो 27 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आगे बात करें अपन तो 9 का भाग दे दें तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 आपको मिल जाने वाला है बच्चों। फिर हम लिख सकते हैं x को मैट्रिक्स के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं आपके पास उपलब्ध क्या था, x की वैल्यू थी x y z, एक स्तंभ मैट्रिक्स आपने x को माना हुआ है। इसके इक्वल जो मैट्रिक्स निकला वो 1, 2 एंड 3 निकला। तो ये बात क्या इंप्लाइज करती है कि संगत अवयव बराबर होने के नियम से x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर आपको 3 मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चों आपने x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगले भाग में आगे के प्रश्नों के हल प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।